गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो सेशन है इसमें हम लोग देखेंगे एग्रो फॉरेस्ट्री के डेफिनेशन के बारे में, इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में, पोटेंशियल और डिस्टिंक्शन बिटवीन एग्रो फॉरेस्ट्री एंड सोशल फॉरेस्ट्री। जैसा कि मैं इसका जो बेसिक है ये पहले ही आप लोगों को बता चुका हूँ। जो भी स्टूडेंट नए हैं और वो फॉरेस्ट्री, एग्रो फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री इसका बेसिक्स नहीं जानते हैं, वो लोग आई बटन पे लिंक है, वहां जाके देख सकते हैं। आइए अब शुरू करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। आज का टॉपिक क्या है और इसको कैसे हम लोग बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं बच्चों। ठीक है, आइए देखिए। तो सबसे पहले ये बात करता है कंसेप्ट ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री की। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ समझेंगे फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री क्या होता है, हालांकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, बट इसको थोड़ा सा और मैं ब्रीफ कर दूंगा ताकि जो नए बच्चे हैं उनको अच्छे से समझ में आ जाए। जब भी हम फॉरेस्ट्री की बात करेंगे ना बच्चों, तो फॉरेस्ट्री के लिए आपको सिर्फ एक वर्ड ही याद रखना है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट, बस। अब इसको आप कितने अच्छे ढंग से एक्सप्रेस करते हो, दैट्स ऑल अबाउट द क्रिएशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि कृषि वानिकी की जो परिभाषा है वो पूरा का पूरा इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपको जो एक शब्द याद है ना, फॉरेस्ट मैनेजमेंट यानी कि वन प्रबंधन, उसी से है। अब देखिए मैं इसको डिफाइन करता हूं तो आप लोग समझ जाइएगा। इट इज एन आर्ट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, हो गया डेफिनेशन एक। दूसरा, आर्ट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट इज नोन एज फॉरेस्ट्री। तीसरा, द साइंटिफिक वे टू मैनेज फॉरेस्ट इज नोन एज फॉरेस्ट्री, हो गया। चौथा हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द साइंटिफिक वे टू मैनेज फॉरेस्ट्री so that the resource we are going to utilize from the forest will not replenish as well as it is in the sustainable way is known as forestry। ठीक है बच्चों, तो हमको इसमें ध्यान क्या देना है, फॉरेस्ट्री का जब भी हम लोग डेफिनेशन देंगे ना, तो दो तीन बातें हम लोग को ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये क्या है, फॉरेस्ट मैनेजमेंट। जैसे ही आपको कोई फॉरेस्ट्री बोले ना, दिमाग में आना चाहिए पहला वर्ड क्या, फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है। दूसरा क्या ध्यान देना है, साइंटिफिक वे टू मैनेज फॉरेस्ट। ठीक है, साइंटिफिक वे टू मैनेज फॉरेस्ट। और तीसरा, इसको इस ढंग से यूटिलाइज करना है ना कि ये सस्टेनेबल वे में हो, मतलब जो भी हम लोग इससे रिसोर्स या प्रोड्यूस या इनपुट इसमें देने जा रहे हैं और जो प्रोड्यूस या आउटपुट आ रहा है वो कैसा, वो सस्टेनेबल वे में हो। अब सस्टेनेबल का मतलब क्या होता है, देखिए सस्टेनेबल का मतलब हुआ ना बच्चों कि हम लोग जो आज यूज कर रहे हैं ना, वो यूज हमारा एज इट इज बना रहे, साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन के लिए जो रिसोर्सेज है वो खत्म ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो, रिप्लेनिश ना हो। इट मींस जुडिशियस वे में यूज करना, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल वे। हो गया बच्चों, तो इस तरह आप लोग फॉरेस्ट्री को डिफाइन कर सकते हो। आइए अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि आगे इसमें क्या बोलता है। ठीक है बच्चों, देखिए अब देखिए एग्रो फॉरेस्ट्री को आगे बोल रहा है कि एग्रो फॉरेस्ट्री इज द कलेक्टिव नेम फॉर लैंड यूज सिस्टम। अब मैं बता देता हूं कि एग्रो फॉरेस्ट्री क्या हुआ। देखिए, अगर फॉरेस्ट्री के साथ साथ सेम पीस ऑफ लैंड पे हम लोग एग्रीकल्चर भी करें और उसको हम लोग क्या करें, कोलैबोरेट कर दे, किस चीज से, लाइव स्टॉक से, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एग्रो फॉरेस्ट्री। तो एग्रो फॉरेस्ट्री को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, बोल सकते हैं ना, एग्रो फॉरेस्ट्री इज द ज्वाइंट venture of cultivating trees or growing trees as well as agriculture on the same piece of land including livestock। ठीक है बच्चों, मतलब जब भी हम लोग एग्रो फॉरेस्ट्री को डिफाइन करेंगे ना, थ्री वर्ड्स हम लोग को ध्यान में रखना है। फर्स्ट कौन सा, एग्रीकल्चर, सेकंड कौन सा, फॉरेस्ट्री, और थर्ड कौन सा, लाइवस्टॉक। ठीक है, आइए अब आगे देख लेते हैं हम लोग। एग्रो फॉरेस्ट्री डेफिनेशन ये तो मैंने आप लोग को बता ही दिया, फिर भी इसको ब्रीफ कर देता हूं कि क्या है। देखिए तीन बातें हैं, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट या हॉर्टिकल्चर ट्री, दोनों में से कोई भी वर्ड आप लोग यूज कर सकते हैं। फॉरेस्ट भी यूज कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर ट्रीज भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का मतलब तो सेम ही ना हुआ। मैंने कंसेप्ट आपको क्या दिया था, सेम पीस ऑफ लैंड, ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, एक ही पीस ऑफ लैंड होना चाहिए। ठीक है बच्चों, इस तरह करके आप लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये बहुत आसान चीज है, कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं है। ठीक है, आइए देख लेते हैं फर्दर, इसमें अब कुछ है नहीं बताने लायक। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, ये देखिए ये एक डायग्राम है, ये डायग्राम आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हालांकि मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। क्या होना चाहिए, ट्रीज। ठीक है, ये ट्रीज क्या फॉरेस्ट में आ जाएगा,
हॉर्टिकल्चरल क्रॉप, दूसरा क्या हो गया क्रॉप यानी कि एग्रीकल्चर, और तीसरा क्या हो गया लाइफ स्टॉक। ये तीनों का जो साइकिल है ना, यही इंक्लूड होता है बच्चों किस चीज में, एग्रो फॉरेस्ट्री में। किस चीज में, एग्रो फॉरेस्ट्री में, यही तीनों का साइकिल। ठीक है, ये तीन कंसेप्ट है, ये आपको ध्यान में रखना होगा। अब आइए ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री देख लेते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है एग्रो फॉरेस्ट्री का। ठीक है, देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री आपसे जब भी पूछा जाए ना, तो इसमें आपको दो बात याद रखना है। इसका दो ही मेन ऑब्जेक्टिव है। पहला क्या है, कंजर्व एंड इंप्रूव द साइट। जैसा कि पिछले क्लास में मैंने आप लोग को बताया था ना कि एटलीस्ट 33% ऑफ द टोटल एरिया शुड बी फॉरेस्टेड। तो अभी हम लोग के लिए सबसे बड़ा सिद्धांत क्या बना हुआ है कि जो फॉरेस्ट हम लोग का डिप्लीट हो रहा है उसको कैसे भी कंजर्व किया जाए। तो पहला एम एग्रो फॉरेस्ट्री का क्या है कि फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय किए बिना अगर हम उसी पीस ऑफ लैंड पे एग्रीकल्चर शुरू कर दे तो इससे हमारा जो फॉरेस्ट है वो कंजर्व हो जाएगा ना, और साथ ही साथ वो साइट इंप्रूव भी होगा और उसको हम लोग पहले से ज्यादा अच्छे तरीके से अपने बेनिफिट के लिए यूज कर पाएंगे। ठीक है बच्चों। थर्ड क्या है, ऑप्टिमाइज द कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ ट्री मींस फॉरेस्ट। ये गलत लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ ई होगा। ठीक है, ट्रीज है, ट्रेस नहीं है। एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एंड एनिमल्स। अब यहाँ भी ओवरऑल देखे ना तो वही बात आ गया घुमा फिरा के, क्या बच्चों, एग्रीकल्चर आ गया और फॉरेस्ट्री आ गया और लाइव स्टॉक आ गया। ठीक है, तो यही दो ऑब्जेक्टिव है एग्रो फॉरेस्ट्री का जो आपको ध्यान में रखना है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों, कंजर्व द फॉरेस्ट एज वेल एज इंप्रूव द साइट, और थर्ड वाला क्या है, वही जो मैंने आपको बताया कि कंबाइंड प्रोडक्शन ऑफ ट्रीज, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स एज वेल एज लाइव स्टॉक, और आप एनिमल्स भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए एट्रीब्यूट्स क्या है एग्रो फॉरेस्ट्री का। एट्रीब्यूट्स क्या है मतलब इससे हम लोग को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्या क्या फायदा हो सकता है, ये वही बात कर रहा है बच्चों। ठीक है, पहला है प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या समझते हैं आप लोग, समझते हैं। देखिए प्रोडक्टिविटी का मतलब हुआ ना प्रोडक्शन कैपेसिटी। किसी भी पीस ऑफ लैंड से हम लोग कितना प्रोड्यूस ले पाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी। हिंदी में बोले तो उत्पादन क्षमता या उत्पादकता, उसी को हम लोग प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। ठीक है बच्चों। आइए, एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम एम टू मेंटेन और इंक्रीज प्रोडक्शन कमोडिटी एज वेल एज प्रोडक्टिविटी। इसका एम क्या है कि वह जो भी हमारा पीस ऑफ लैंड है, यूजुअली फॉरेस्ट्री होगा तभी तो हम लोग उसको एग्रो फॉरेस्ट्री बोलेंगे ना, उसके प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना। मतलब जब भी एट्रीब्यूट आए तो आपको क्या याद रखना है, प्रोडक्टिविटी याद रखना है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता दूंगा, अभी आगे बताता हूँ नेक्स्ट में। देखिए इसके लिए ट्रिक क्या है, इसके लिए ट्रिक है ना बच्चों पास। जब भी बात आए ना एट्रीब्यूट्स का तो उसके लिए ट्रिक आपके पास क्या है, PAS पास। ठीक है, डबल एस नहीं, सिंगल एस पास। P से क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी, A से क्या हो जाएगा, एडॉप्टेबिलिटी, और S से क्या हो जाएगा, सस्टेनेबिलिटी। अब मैं बता देता हूँ ये क्या है। एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करेंगे, हमारा प्रोडक्टिविटी अच्छा होना चाहिए, मतलब हमको ट्री भी मिलना चाहिए ज्यादा, हमको एग्रीकल्चर क्रॉप्स भी होना चाहिए, लाइव स्टॉक भी प्रोड्यूस होना चाहिए, ये तीनों होना चाहिए, यानी कि प्रोडक्टिविटी होना चाहिए। अगर प्रोडक्टिविटी नहीं होगा तो हम क्यों करेंगे। दूसरा क्या है हमारे पास, एडॉप्टेबिलिटी। एडॉप्टेबिलिटी का मतलब क्या है, मान लीजिए हम ऐसे सिस्टम में जाएं जिसको लोग एडॉप्ट ही नहीं कर पाए, या तो वो बहुत ज्यादा महंगा हो या बहुत ज्यादा कठिन हो। अगर वैसा हम लोग कुछ करेंगे तो उस केस में भी सक्सेस नहीं होगा। तो एडॉप्टेबिलिटी भी होना चाहिए। और थर्ड वन क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट है सस्टेनेबिलिटी। अब आप लोग जानते हैं सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या हुआ, डेट शुड बी सस्टेनेबल। और सस्टेनेबल का मतलब क्या हुआ कि उसको हम लोग अभी भी कर सके और फ्यूचर जनरेशन भी उसको कर सके। मतलब किसी तरह का जो रिसोर्स है ना उसका जुडिशियस वे में यूटिलाइजेशन हो, हार्नेस ना हो, डिप्लीट ना हो, डिस्ट्रॉय ना हो। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्टेनेबिलिटी। मतलब मैं इसको जनरल वे में बताता हूं तो आप लोग समझ जाइएगा। एक दिन कोई बच्चा अगर मान लीजिए 15 आवर्स पढ़ लिया, अगले दिन वो 15 घंटा फिर पढ़ पाएगा क्या, नहीं पढ़ पाएगा ना, तो ये सस्टेनेबल नहीं है। नेचर हमेशा उसी चीज को सपोर्ट करती है जो सस्टेनेबल हो। ठीक है, तो आप लोग भी अपने लाइफ में बैलेंस लाइए और सस्टेनेबिलिटी लाइए। ठीक है, इससे कंसिस्टेंसी मेंटेन होगा, और जैसे कंसिस्टेंसी मेंटेन होगा ना उससे आपका लाइफ स्टाइल, थॉट, इंटेलिजेंस सब कुछ इंप्रूव होगा। डिसिप्लिन तो आएगा ही आएगा। आइए अब उसके बाद पोटेंशियल ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री हम लोग देख लेते हैं कि एग्रो फॉरेस्ट्री से हम लोग को क्या क्या फायदा है बच्चों। फॉरेस्ट्री क्या देखेंगे हम लोग, पोटेंशियल ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री। ठीक है बच्चों,
एग्रो फॉरेस्ट्री का क्या क्या पोटेंशियल है, ठीक है। अब आइए, अब सबसे पहले तो हम लोग यहाँ ये समझ लेते हैं कि पोटेंशियल का मतलब आप लोग क्या समझते हैं। देखिए, पोटेंशियल का मतलब आप लोग अगर सामान्य भाषा में बात करें ना तो समझिए क्षमता, कितना क्षमता है, ठीक है, उसी को हम लोग बोलेंगे पोटेंशियल। जैसे कोई बच्चा अगर पढ़ने में कमजोर है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे उसके पास तो पोटेंशियल ही नहीं है एग्जाम पास करने का, उसका तो इतना पोटेंशियल ही नहीं है कि वो क्या करे, आईआईटी निकाल सके या मेडिकल निकाल सके। तो पोटेंशियल का मतलब समझिए क्षमता। तो अब यहाँ आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एग्रो फॉरेस्ट्री यानी कि कृषि वानिकी का क्या पोटेंशियल है, क्या क्षमता है। तो यहाँ तो आप लोग अपने कॉमन सेंस का यूज करके बहुत सारा आंसर लिख सकते हो, इसमें कुछ पढ़ना नहीं है, बेसिक चीज है, लेकिन मैं उनको बता सकता हूँ। सबसे पहला इसका पोटेंशियल क्या है। अगर हम लोग एग्रीकल्चर का ही बात करें तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा बढ़ता हुआ पॉपुलेशन है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, उसके लिए फूड और जो डिफरेंट डिमांड है उसको तो हम लोग ये करते हैं ना, फुलफिल करते हैं। और यहाँ तो हम लोग एग्रीकल्चर के साथ साथ फॉरेस्ट्री भी जोड़ दिया है ना। तो इसका पोटेंशियल ये है कि इसके पास बहुत ज्यादा क्षमता है किस बात के लिए, कि फूड और फोडर का जो डिमांड है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन के लिए उसको ये मीट कर सके, ठीक है। मीटिंग द डिमांड ऑफ फूड एंड फोडर। फूड मतलब तो आप लोग समझते हो ना, हम लोग का खाना, और फोडर मतलब क्या हुआ, जानवरों का खाना, हिंदी में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, चारा, दैट इज कॉल्ड फोडर। फीड ऑफ एनिमल इज नोन एज फोडर, इट्स एज सिंपल, ठीक है। अब और इसको आप लोग लिख सकते हो, देखिए जैसे फूड फॉर मैन फ्रॉम ट्री, फ्रूट, नट, सीरियल सब्स्टिट्यूट, फोडर फॉर मीटिंग रूरल नीड्स, तो ऐसे आप लोग लिख सकते हो। सेकेंड इसका क्या है, सेकेंड है बच्चों वाटर कंजर्वेशन, ठीक है। वाटर कंजर्वेशन भी होगा, कैसे होगा मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, ठीक है, कि वाटर कंजर्व कैसे होगा। आइए नेक्स्ट में हम लोग देख लेंगे ऐसे, फिर भी आप लोग को मैं थोड़ा ब्रीफ कर लेता हूँ वाटर कंजर्वेशन। देखिए वाटर कंजर्वेशन मतलब क्या हुआ ना, जल का संरक्षण। अब जल संरक्षण मतलब क्या हुआ, जो पीस ऑफ लैंड हम लोग जो पानी का यूज करते हैं, मेनली हम लोग ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं, उसी ग्राउंड वाटर में तो हम लोग बोर कर देते हैं, उसके बाद बोरिंग के थ्रू, चापाकल के थ्रू, डिफरेंट इक्विपमेंट के थ्रू पाइप का यूज करके उस पानी को हम लोग पीते हैं। उसी पानी को कंजर्व करके रखा जाए, दैट इज कॉल्ड वाटर कंजर्वेशन। अब ट्री कैसे वाटर कंजर्वेशन करेगा, एग्रो फॉरेस्ट्री कैसे वाटर कंजर्वेशन करेगा। जब आप लोग वाटर साइकिल पढ़ते हैं तो वहां आप लोग को मालूम है बच्चों कि जो एरियल पोर्शन ऑफ द प्लांट होता है, यहीं से इवेपोट्रांसपिरेशन होता है, जिसके कारण वो जो वाटर है ग्राउंड का, वो वाटर कहाँ चला जाता है, ऊपर चला जाता है स्काई में, और फिर वहां पे वो क्लाउड बन जाता है, और फर्दर वही वाटर फिर रेन के रूप में वापस आता है, तो साइकिल के रूप में डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है। अब उसमें हम लोग के ध्यान दीजिएगा, अब उसमें हम लोग के पोल्यूशन का वो वाटर क्या होते रहता है, बेकार होते रहता है ना, पोल्यूशन से पोल्यूटेड होते रहता है। लेकिन जब उसको एब्जॉर्ब करता है प्लांट, ट्रीज, तो वो क्या, वो उसको एब्जॉर्ब करता है, तो पोल्यूटेड वाटर को फिर से प्यूरिफिकेशन हो जाता है जब वो वाटर साइकिल में चला जाता है। तो इस तरह हम लोग वाटर को कंजर्व कर सकते हैं। वाटर कंजर्वेशन मतलब यही समझना है ना आपको कि जो ड्रिंकेबल वाटर है, जो सही पानी है, जो पोल्यूटेड वाटर नहीं है, उसी से मेरा तात्पर्य है, ठीक है। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं वाटर कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है फ्यूल, वुड एंड एनर्जी, शेल्टर फ्रॉम ट्री, रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्री, कैश बेनिफिट, इंक्रीज यील्ड एंड मैक्सिमाइज प्रोडक्शन, ठीक है। अब उसके बाद इधर देखिए क्या लिखा हुआ है, यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट लैंड एंड डिग्रेडेड लैंड, प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता है, ठीक है बच्चों। और देख लेते हैं क्या है, फिर उसके बाद क्या है, इंक्रीज फार्म इनकम भी बढ़ जाएगा, जाहिर सा बात है, पहले सिर्फ हम फार्मिंग करते थे, अब उसको फॉरेस्ट्री के साथ जोड़ देंगे तो इनकम कुछ ना कुछ तो बढ़ेगा ही ना बच्चों। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन सर्विसेज एंड इट्स इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट चेंज, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आप लोग को ब्रीफ करूंगा। अभी तो ये ज्वलंत टॉपिक है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ठीक है, इसको मैं बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। पोटेंशियल रिडक्शन इन द रेट ऑफ डिफोरेस्टेशन, मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूं, उसके बाद आप लोगों को बता दूंगा। इंप्रूवमेंट इन सॉइल हेल्थ एंड इंश्योरेंस अगेंस्ट क्लाइमेटिक हैजार्ड्स, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वन हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, अब मैं आप लोग को बता देता हूँ। हम लोग बात कर रहे हैं पोटेंशियल ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री की। अब जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आप लोग अपने बेसिक के थिंकिंग से, बेसिक जो भी आप लोग के पास नॉलेज है उसके थ्रू आप लोग इसका आंसर लिख सकते हो कि कृषि वानिकी की या फिर फॉरेस्ट्री की क्या क्षमता है। तो अभी हम लोगों ने देखा तो डिफरेंट डिफरेंट हम लोग के पास बहुत सारा पॉइंट हो गया।
सबसे पहला पॉइंट क्या हो जाएगा कि टू मीट द नीड ऑफ फूड एंड फोडर, जो हम लोग के लिए भोजन चाहिए और पशुओं के लिए चारा चाहिए, उसका नीड ये मीट करेगा। फिर दूसरा क्या हो जाएगा, ये सॉइल कंजर्वेशन करेगा, ये वाटर कंजर्वेशन करेगा। जैसा कि मैं बताता हूँ ना, हर जगह आप लोग लिख सकते हो इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी, वो आप लोग लिख सकते हो। फिर उसके बाद क्या होगा, ये इनकम भी जनरेट करेगा, साथ ही साथ इंप्लॉयमेंट भी जनरेट करेगा। इनकम कैसे जनरेट होगा बच्चों, इनकम वैसे जनरेट होगा कि जो भी हमारा प्रोड्यूस आएगा, उस प्रोड्यूस को अगर हम लोग सेल करेंगे तो इनकम तो मिलेगा ही ना। अब प्रोड्यूस यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर एग्रीकल्चर को हम लोग इसके साथ जोड़ रहे हैं, मतलब एग्रो फॉरेस्ट्री की बात करें, तो जितना भी हमारा सीजन क्रॉप्स है उनको बेच के तो आएगा ना हम लोग के पास। साथ ही साथ फॉरेस्ट्री को अगर हम जोड़ रहे हैं, तो पिछले क्लास में मैंने बताया था, फॉरेस्ट से तो हम लोग को लगभग सब कुछ मिलेगा। आदमी के लिए फूड मिल जाएगा, टिम्बर मिल जाएगा, यील्ड के रूप में रेजिन मिल जाएगा, गम मिल जाएगा, फाइबर्स मिल जाएगा, उसको बेच के हम लोग वहां से भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर इसी को बृहद पैमाने पे देखा जाए तो फिर लेबर का वहां पे नीड होगा, जिसके कारण से क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। और अभी तो आप लोग जब यूपीएससी के एग्जाम के बारे में सर्च कीजिएगा, तो वहां पे तो पूरा का पूरा एक सर्विस है जिसको कि हाईली प्रेस्टिजियस सर्विस समझा जाता है, आईएफएस, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। तो पूरा का पूरा अभी इसके लिए तो सेवा ही बना दिया गया है, जो कि क्लास 1 का सर्विस है। तो वहां से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है ना। और इस तरह बहुत सारा चीज है जिसको कि हम लोग इसके पोटेंशियल में लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं एक नया चीज जिसको कि सोशल फॉरेस्ट्री बोलता है, ठीक है। सोशल फॉरेस्ट्री, सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब आपको क्या समझना है, मैं अभी बता दे रहा हूँ। सोशल फॉरेस्ट्री, देखिए सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है, दो बातें ध्यान देना है। कहीं भी सोशल लग जाए ना, तो आपको समझना है कि सोसाइटी से रिलेटेड है। जहां फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट का जो एरिया है, मतलब जो कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया है, उस एरिया को छोड़ के अगर हम किसी दूसरे पीस ऑफ लैंड पे फॉरेस्ट्री शुरू कर दे, मतलब प्लांटिंग ऑफ ट्री शुरू कर दे, हॉर्टिकल्चरल ट्री का प्लांटिंग शुरू कर दे, क्यों, ताकि जो हमारा सोसाइटी है उसको बेनिफिट हो। किस चीज का बेनिफिट, रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी का जो सोसाइटी है उसको बेनिफिट हो। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सोशल फॉरेस्ट्री। तो सोशल फॉरेस्ट्री को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ रूरल एंड अर्बन कम्युनिटी इज नोन एज फॉरेस्ट्री। मतलब तीन बात यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। पहला, जो कन्वेंशनल फॉरेस्ट वाला लैंड है ना, उसको हम लोग को छोड़ देना है। उसके बाहर अगर कहीं हम लोग फॉरेस्ट्री का प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, ताकि जो हमारा सोसाइटी है, सोसाइटी तो दो ही होगा ना बच्चों, या तो लोग शहर में रहेंगे या गांव में रहेंगे, या तो रूरल कम्युनिटी होगा मतलब ग्रामीण समुदाय, या फिर अर्बन कम्युनिटी होगा मतलब शहरी समुदाय। इन दोनों के बेनिफिट के लिए काम करें, दैट इज कॉल्ड सोशल फॉरेस्ट्री, ठीक है। आप लोग आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या चीज है। अब आइए, अब इसमें हम लोग देख लेते हैं सोशल फॉरेस्ट्री का क्या है स्कोप। सोशल फॉरेस्ट्री इंक्लूड विद इन द स्कोप द फॉलोइंग, ये स्कोप है जो सोशल फॉरेस्ट्री में इंक्लूड। पहला क्या है, फार्म फॉरेस्ट्री। फार्म फॉरेस्ट्री का मतलब क्या हुआ, प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग अलोंग विद फॉरेस्ट्री इज नोन एज फार्म फॉरेस्ट्री। तो सोशल फॉरेस्ट्री में हम लोग इसको बहुत आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग का जो फॉरेस्ट है वो कन्वेंशनल फॉरेस्ट नहीं है। तो फॉरेस्ट में जो जो थ्रेट होगा वो थ्रेट हम लोग को यहाँ पे नहीं मिल पाएगा, ठीक है बच्चों। दूसरा क्या है, एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री का मतलब क्या हुआ कि हम लोग इसको एक्सटेंसिव वे में कर पाएंगे। देखिए हमारे पास दो वर्ड है, वो दो वर्ड मैं आपको समझा देता हूँ, वो इंपॉर्टेंट वर्ड है, वो पूरे लाइफ में आपको काम आएगा, ठीक है बच्चों। तो उसको आप लोग समझ लीजिए। एक वर्ड है इंटेंसिव, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कहीं भी हो इसका मीनिंग सेम होगा, इसलिए आप लोग यही समझ लीजिए। दूसरा वर्ड है एक्सटेंसिव, दोनों का मतलब समझ लेंगे, ठीक है। इंटेंसिव का मतलब क्या हुआ, इंटेंसिव का मतलब हुआ ना कि अगर हम लोग इंटेंस रूप में किसी चीज को कर रहे हैं ना, दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव। मतलब जैसे पढ़ाई हुआ, उसमें काफी हम लोग स्पेशलाइज्ड होकर पढ़ रहे हैं, उसको बोलेंगे इंटेंसिव। और एक्सटेंसिव का मतलब क्या हुआ, जैसे हम पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें हम लोग किसी विशेष पार्टिकुलर चीज पे नहीं जोड़ दे रहे हैं, सब चीज को थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हैं, उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एक्सटेंसिव। मैं एग्जांपल देकर बताता हूं ना, तो आपको पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। जब हम बात करेंगे यूपीएससी प्रिपरेशन की, तो वहां हम लोग का
स्टडी कैसा होना चाहिए बच्चों, एक्सटेंसिव टाइप। लेकिन जब हम लोग बात करेंगे मेडिकल की प्रिपरेशन की या आईआईटी की प्रिपरेशन की, तो वहां हमारा स्टडी कैसा होना चाहिए, इंटेंसिव। एज फॉर एग्जांपल अगर मैं आईआईटी जी का बात कर रहा हूं, तो वहां इंटेंसिव स्टडी होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में, बस तीन तीन सब्जेक्ट में इंटेंसिव स्टडी होना चाहिए। अब इसका कंपेयर करेंगे यूपीएससी प्रिपरेशन से, तो वहां एक्सटेंसिव स्टडी होना चाहिए, बहुत सारा टॉपिक है यूपीएससी में, सब में थोड़ा आपको बेसिक नॉलेज आना चाहिए, उतना स्पेशलाइज्ड वे में जरूरत नहीं रहता है वहां पे। ठीक है बच्चों, यही है इंटेंसिव और एक्सटेंसिव में जो डिफरेंस है बच्चों, वो यही है। ठीक है, आइए अब हम लोग आगे देख लेते हैं, आगे हमारा क्या है, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन फॉरेस्ट्री का मतलब वही हो गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है मिक्स्ड फॉरेस्ट्री। ठीक है, मिक्स्ड फॉरेस्ट्री भी हम लोग कर सकते हैं। मिक्स्ड फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है कि अब हम लोग ट्री जो हम लोग कल्टीवेट कर रहे हैं, उसके साथ साथ रेजिंग फोल्डर ग्रास, पशुओं के लिए चारा के रूप में घास का जो यूज करते हैं ना, उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उगा सकते हैं। स्कैटर्ड फोल्डर ट्री, फ्रूट ट्री, फ्यूल ट्री और सुटेबल वेस्ट लैंड, पंचायत लैंड एंड विलेज कॉमन लैंड, दैट इज द मिक्स्ड फॉरेस्ट्री। ठीक है, अब ये देखिए क्या बोला है, सुटेबल वेस्ट लैंड, पंचायत लैंड एंड विलेज कॉमन लैंड। ऐसा क्यों बात कर रहा है, यहाँ हम लोग फॉरेस्ट्री कर रहे हैं बट कन्वेंशनल फॉरेस्ट नहीं है। तो कन्वेंशनल फॉरेस्ट नहीं है, तो पीस ऑफ लैंड हम लोग को चाहिए सोशल फॉरेस्ट्री के लिए। वो पीस ऑफ लैंड क्या हो सकता है, हमारे गांव का कोई वेस्ट लैंड हो सकता है, जिसको कि हम लोग आजकल यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, वहां पे हम लोग प्लान कर सकते हैं। दूसरा क्या हो सकता है, पंचायत का कोई भूमि हो सकता है, या फिर गांव का कॉमन लैंड हो सकता है, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं। सेकेंड वन इज शेल्टर बेल्ट। शेल्टर बेल्ट किसको कहेंगे, देखिए शेल्टर बेल्ट को डिफाइन हम लोग करेंगे, बेल्ट ऑफ ट्रीज और श्रब्स मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ शेल्टर फ्रॉम विंड, सन, स्नो ड्रिफ्ट एक्सेट्रा। अब ये क्या कह रहा है, देखिए कहीं पे आप लोग गांव में देखते होंगे ना कि कोई पेड़ है जो बहुत बड़ा पेड़ है, उसके आसपास देखिएगा तो और भी छोटा छोटा पेड़ है, तो उसको हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। उस जगह को किस चीज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, विंड, तेज हवा से बचने के लिए, सन, बहुत ज्यादा अगर सनलाइट हो, पेड़ के छांव में आप चल जाइएगा कितना रिलीफ महसूस होता है। स्नो ड्रिफ्ट, स्नो ड्रिफ्ट मतलब क्या हुआ बच्चों, उसको समझिए। स्नो आप लोग देखते हैं ना कि क्या होता है, बहुत ज्यादा स्नो आ गया, कहीं पे स्नो गिर गया, अब वहां पे आदमी जज नहीं कर पाता है, तो उसके कारण क्या होता है, उस स्नो में धंस जाता है। ऐसा भी होता है कि धंसते हुए और नीचे चला जाता है, या फिर वहां से ड्रिफ्ट होकर दूसरे प्लेस पे चला जाता है, दैट इज कॉल्ड स्नो ड्रिफ्ट। ओवरऑल समझिए, जो भी नेचुरल कैलेमिटीज है, जो भी नेचुरल प्रॉब्लम है, उससे हम लोग को क्या ये हेल्प करता है, कौन सा, शेल्टर बेल्ट। ठीक है बच्चों, आइए फिर उसके बाद फर्दर हम लोग देखते हैं कि और इसमें फर्दर क्या है। देखिए लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन, इसका मतलब क्या है, लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन। देखिए ये नाम से ही स्पष्ट है, लीनियर मतलब क्या, सीधा रेखा में होना चाहिए, स्ट्रिप मतलब क्या, पट्टी होना चाहिए, प्लांटेशन मतलब क्या, प्लांट को लगाना, डेट इज कॉल्ड प्लांटेशन। ठीक है, प्लांट को आप अगर लगा रहे हो ना, उसी को तो प्लांटेशन मतलब पौधे को लगाना होता है ना, पौधारोपण, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं प्लांटेशन। अब इसका बेस्ट एग्जांपल कहाँ मिलेगा आपको, लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन। हम लोग जब रोड जाते हैं, रोड से जाते हैं ना, कैसे भी रोड से जाते हैं तो देखते हैं ना, अगर रोड है तो दोनों रोड के बीचों बीच क्या होता है, ट्री प्लांटेड है। तो वो बेस्ट एग्जांपल है किस चीज का बच्चों, लीनियर स्ट्रिप प्लांटेशन का। ठीक है, अब आइए कम्युनिटी वुडलॉट। कम्युनिटी वुडलॉट क्या हुआ, द कम्युनिटी वुडलॉट कंसिस्ट ऑफ प्लांटेशन ऑफ फ्यूल वुड स्पीसीज ऑन कम्युनिटी विलेज लैंड। अब फ्यूल वुड स्पीसीज क्या है, हम इसमें हम लोग वैसे वुड को वैसे ट्रीज को लगाएंगे जिसके लकड़ी को हम लोग फ्यूल के रूप में यूज कर सके। ठीक है, आया बात समझ में। अब रिहैबिलिटेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट, अगर कहीं पे फॉरेस्ट पहले था, जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया था ना, ये फॉरेस्टेशन, तो ये फॉरेस्टेशन वाला बात यहाँ पे कर रहा है। फॉरेस्ट वहां पे था लेकिन डिग्रेड हो चुका है, खत्म हो चुका है, बहुत थोड़ा सा बचा है, तो हम लोग सोशल फॉरेस्ट्री के थ्रू उस जगह को भी क्या कर सकते हैं, रिहेबिलिटेट कर सकते हैं, रिस्टोर कर सकते हैं। अब रिहेबिलिटेशन क्या होता है, ये तो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था ना। अभी जो रसिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, उसमें जो भी लोग निर्वासित हो रहे हैं, उनका क्या होगा, रिहेबिलिटेशन होगा। ठीक है, आइए अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, जो बेसिक बातें हैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि आप लोग का एग्जाम है 2 दिन बाद, इसीलिए ज्यादा डीप नहीं जा रहा हूँ। एग्जाम के बाद हम लोग बहुत डिटेल से एक एक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझेंगे।
ठीक है, आइए यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट है सोशल फॉरेस्ट्री। क्या है बच्चों? सोशल फॉरेस्ट्री। हम लोग देखेंगे सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री के बीच में डिफरेंस। अब एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है ये तो आप लोग बता चुके हैं पूरा, उसी बार सोशल फॉरेस्ट्री में क्या आप लोग कैसे ये भी बता चुके हैं कि सोशल फॉरेस्ट्री क्या होगा। अगर कहीं पे हम लोग फॉरेस्ट्री को प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कन्वेंशनल पीस ऑफ फॉरेस्ट है वहां छोड़ के दूसरे लाइन में, ताकि हम लोग का जो रूरल कम्युनिटी है और अर्बन कम्युनिटी है उनको बेनिफिट हो सके, उसको सोशल फॉरेस्ट्री बोलेंगे। देखिए मैं आपको बताता हूँ सोशल फॉरेस्ट्री का शॉर्टकट टेक्निक। आप लोग लोकतंत्र का परिभाषा याद है ना? जनता के लिए, जनता से, जनता द्वारा, जनता का शासन, लोकतंत्र। सोशल फॉरेस्ट्री भी वैसा ही है, इसको भी आप लोग वैसे बोल सकते हो। इट इज द फॉरेस्ट्री बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, टू द पीपल इज नोन एज सोशल फॉरेस्ट्री। ठीक है, वही सोशल फॉरेस्ट्री को आप लोग ऐसे डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, लिखा भी होगा इसमें, देखिए है भी, देखिए यहाँ पे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे ये दिया हुआ भी है इसको। इट इज दस द फॉरेस्ट्री ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ठीक है, अब आप लोग सोशल फॉरेस्ट्री और एग्रो फॉरेस्ट्री में आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हो, जितना नॉलेज अभी हो गया उसके आधार पे। ठीक है बच्चों, तो अभी इसके लिए रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में और आपको, अब नेक्स्ट क्लास जो भी होगा उसमें आप लोग का चूंकि कल ही एग्जाम है, तो मैं पूरा का पूरा जो ये है आपका फॉरेस्ट्री सिलेबस है, उस पूरे सिलेबस को कवर करूंगा सिंगल क्लास में, जैसा कि मैंने हॉर्टिकल्चर में भी किया था। और उसके बाद जो हम लोग का एग्जाम हुआ था, एक्सटेंशन वाला एग्जाम था, रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी, और पूरा का पूरा क्वेश्चन जो था आप लोग का उसी से आया था। जो भी बच्चे वो मात्र 1 घंटा का लेक्चर देखे होंगे उनका एग्जाम बहुत ही अच्छा गया होगा। मुझे भी मोटिवेट किया कि आप लोग का क्लास लूँ। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्लास जो भी हमारा होगा ना, उसमें हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे, तो उसको आप लोग मिस नहीं कीजिएगा। हाँ, और वो बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि जो बेसिक कंसेप्ट है तो हम लोग आप 2 क्लास में दे ही चुके हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।